सरदार पटेल राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा। आप सोच सकते हैं कि नेतृत्व कहां से चल रहा है? उस नकुरिया गैंग से चल रहा है जिसको सरदार पटेल ने उनका जो सत्संग चालक था बोलकर उसको जेल में डाल दिया था। बैकवर्ड के आरक्षण का मामला हो चाहे अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मामला हो, एक नहीं तमाम बिंदुओं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल की सोच एक थी। मैं किसान का बेटा हूँ, कौन सा पेड़ कितना फल देगा मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। और इस्तीफा सरकार से कांग्रेस में अगर गांधी नहीं चाहते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सहयोग कोई नहीं कर पाता। और गांधी को तैयार करने का एक ही व्यक्ति की हिम्मत थी, वो थे सरदार पटेल। जय भीम जय सरदार के नारों पर शासक है हम, देश हमारा लिख दो अपनी दीवारों पर। सरदार पटेल को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा। आप सोचिए, राष्ट्र चाहे जितना बड़ा विशाल होगा, अगर उसका संविधान अच्छा नहीं है तो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र के साथ संविधान जरूरी है, लेकिन संविधान भी चाहे जितना बढ़िया होगा, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? आज अगर आपका ये देश कई टुकड़ों में बटा होता, राष्ट्रीय एकीकरण न हुआ होता, तो जो क्षेत्र बचता उसी में भारत का संविधान लागू होता। इसलिए राष्ट्र की विशालता और उसके साथ एक बढ़िया संविधान दोनों आवश्यक है, इस बात को जानने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया, जय भीम जय सरदार के नारों पर शासक है हम, देश हमारा लिख दो अपनी दीवारों पर। मित्रों, चूंकि सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जानबूझकर एक खाई पैदा की गई। और खाई क्या पैदा की गई? उसका कारण था गांधी जी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिक दूरियां थी, जिसके नाते पूना पैक्ट हुआ। एक विस्तृत विषय है, जो कि सरदार पटेल गांधी जी के साथ थे। यह तमाम मामलों पे सरदार पटेल ने गांधी जी के अपनी बात दूसरे ढंग से भी रखी, उनके गलत बातों को अगर उचित नहीं समझा तो उसका आपत्ति भी किया। इसी नाते सरदार पटेल को भी लोगों ने गांधी जी से जोड़कर डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी मान लिया। आइए उसी पे कुछ चर्चा करते हैं। विरोध में पहला विरोध लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि सरदार पटेल ने डॉक्टर अम्बेडकर को हरवाया। और मैं कहता हूं, सरदार पटेल जब तक जिंदा रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल 3 चुनाव लड़े और वो तीनों चुनाव जीते, कोई चुनाव नहीं हारे। पहला चुनाव उन्होंने 37 में लड़ा, 13 विधायक जीते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं जीते थे। वो अपने बलबूते पर जीते थे, किसी का सहयोग नहीं था, स्वतंत्र मजदूर दल से। दूसरा चुनाव उन्होंने बंगाल से लड़ा और माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल, जब बाबा साहब स्वयं भी निराश हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब किसी प्रांत से मैं चुनकर संविधान सभा में नहीं आ सकता, तब भी जोगेंद्र मंडल ने हार नहीं मानी और उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अकेले विधायक माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल जी, उनके साथ उन्होंने तैयार किया। वहां की बंगाल के जो हमारे वर्कर थे नमोशूद्रा समाज के, इतनी जागरूकता उनमें आ चुकी थी हरिचंद्र गुरुचंद्र ठाकुर की वजह से कि उन्होंने कांग्रेसी विधायकों, निर्दलीय विधायकों जो अनुसूचित जात के थे, उनका घेराव किया, उन पे दबाव डाला कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ से जीत कर नहीं गए तो हम भी जिंदा रहेंगे, हमारे एक मारे जाएंगे, लेकिन आपको भी जिंदा नहीं रहने देंगे। धरना किया, प्रदर्शन किया और तब 5 विधायकों की जरूरत थी, 7 विधायकों के वोट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां से चुने गए। मित्रों, इस चुनाव में जिताने में सबसे बड़ा योगदान जोगेंद्र नाथ मंडल जी का था। और तीसरा चुनाव जो यमार जयकर के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट, उस पे डॉक्टर अम्बेडकर को जिताने में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का है। मजलूमे की किताब, डॉक्टर जकारिया की किताब, डॉक्टर जायसवाल की किताब आप पढ़िए तो आपको ऑथेंटिक बातों की जानकारी हो। इस इतिहास को छिपाया जाता है। बार बार कहा जाता है कि महाराष्ट्र से
चुनाव हरवा दिया सरदार पटेल ने। अरे 1946 के चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव ही नहीं लड़े तो हरवा क्या दिया? चुनाव ही नहीं लड़े थे वो तो। उस समय भी वायसराय के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें श्रम मंत्री उस समय भी थे जब चुनाव हुआ। मित्रों, उनकी पार्टी लड़ी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन लड़ा था, 5 लोग लड़े थे। लेकिन जरा आप बताइए, सरदार पटेल समझौता चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से 46 में भी प्रांतीय विधानमंडल दल के चुनाव, लेकिन वो समझौता नहीं हो पाया। और जब नहीं हो पाया तो कोई भी ईमानदार नेता, सरदार पटेल नहीं, यहाँ आर के वर्मा जी बैठे हुए हैं, अगर इनको चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दे अखिलेश यादव जी, और यहाँ पर रामेश्वर पवन खड़ा हो जाए दूसरे संगठन से, हम बहुत प्रिय हो जाएं, तो क्या वो हमारा सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे। उन स्थितियों में सरदार पटेल ने वही सहयोग नहीं किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, क्योंकि कांग्रेस चुनाव समिति के वही संयोजक थे, वही अध्यक्ष थे, और महाराष्ट्र से एक भी चुनाव शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं जीता। पूरे देश में वही जोगेंद्रनाथ मंडल जी ही जीते थे। मित्रों, इस तरीके से ये भ्रम जो है कि सरदार पटेल ने चुनाव हरवा दिया डॉक्टर अम्बेडकर को, ये कौवा कान ले गए के तरीके से इसको समझने की जरूरत है। दूसरा आरोप एक लगाया जाता है सरदार पटेल पर कि उन्होंने कहा था कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में आने के लिए खिड़की और दरवाजे का रोशनदान तक बंद कर दिए। ये आरोप बहुत लगाया जाता है, खूब चलता है, आपको ये सोशल मीडिया पे भी बहुत मिलेगा। सरदार पटेल ने तो पत्र व्यवहार के अलावा कुछ नहीं लिखा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना लिखा है शायद स्वतंत्र भारत के किसी नेता ने तो नहीं लिखा है। मेरा निवेदन है, आप बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लिखा इस बात को। हवाई बात कहने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य है, उससे खोल के बताइए कि फला पेज पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चीज को लिखा है कि सरदार पटेल ने ऐसा कहा। लेकिन इसके बावजूद ये नैरेटिव चल रहा है तो चल रहा है। नेहरू का नाम नहीं लिया जाएगा, सरदार पटेल को बदनाम किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि नैरेटिव कहां से चल रहा है? उस नकुलिया गैंग से चल रहा है जिसको सरदार पटेल ने 20,000 स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं सहित उनका जो सरसंघ चालक था, जो सबसे प्रिय संघ चालक था एमएस गोलवलकर, उसको जेल में डाल दिया था और प्रतिबंध लगा दिया था आरएसएस पे। इस नाते उधर से ये नैरेटिव चलाया गया और हमारे लोगों ने अज्ञानता में इसको खूब बढ़ा दिया। और अपने समाज के कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनका संगठन है, वो मंच से खूब इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। ये समझने की जरूरत है। मित्रों, एक आरोप और लगता है कि सरदार पटेल गांधी के गुलाम थे, चाटुकार थे, वो ओबीसी समाज से थे। इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि ओबीसी कौन है, और उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। आइए उसका मैं आपको एक लिखा हुआ सबूत आपको देना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बंगाल से सदस्यता चली गई, उसके बाद चुने गए, और जब संविधान सभा 6 दिसंबर को गठित हुई, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन बाद उसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। और इसके बाद तमाम समितियां बनी, उन्हीं में से मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, कई समितियां थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल भी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसकी जो प्रारूप समिति बनी, वो बनी है 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके चेयरमैन बनाए गए। लेकिन मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी ही नहीं थी, उस समय 23 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने संविधान सभा के अध्यक्ष को एक प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन को जरा आप सुने, मैं उन्हीं शब्दों को जो हिंदी रूपांतरण है अंग्रेजी में लिखा, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सरदार पटेल ने प्रतिवेदन में लिखा, उसकी जो धारा 5 है उसमें का और खा है, उसमें लिखा का में सरकारी सेवाओं के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा।
फिर खा में उन्होंने कहा, कोई भी नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं समझा जाएगा, परंतु यदि राज्य ये समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिए जगहें सुरक्षित करने में राज्य को यहां दिए गए आदेश से कोई बाधा नहीं। इतने के बाद भी जब क्लियर नहीं हुआ तो 8 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने पूरक प्रतिवेदन दिया, और पूरक प्रतिवेदन को मैं पढ़ना चाहता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि वो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में कितना चिंतित थे। उन्होंने लिखा, हम सिफारिश करते हैं कि सामाजिक तौर पर शिक्षा में पिछड़ी हुई जातियों के हालात की जांच पड़ताल करने तथा उन कष्टों को जिनमें कि उन्हें कार्य करना पड़ता है कि अध्ययन हेतु एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग का काम होगा कि संघ एवं इकाई सरकारों जैसा कि अवसर हो उनके कष्ट निवारार्थ करने योग्य कार्यवाही की सिफारिश करें और इस बात का संकेत करें कि उन्हें एतदर्थ कितनी आर्थिक सहायता दी जाए और ये सहायता किन किन व्यवस्थाओं के अधीन दी जानी चाहिए। अब आप बताइए कि अनुच्छेद 340 में जो कुछ आया है, क्या इससे कुछ अलग है क्या? इसी को डेवलप करके लिखा गया है। तो इन मामलों में चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, चाहे भारत विभाजन का मामला हो, चाहे बैकवर्ड के आरक्षण का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मामला हो, एक नहीं तमाम बिंदुओं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल की सोच एक थी। सांप्रदायिकता के मामले में आप जानते हैं, विभाजन के दोनों लोग विरोधी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बाकायदा पाकिस्तान की परिकल्पना एक किताब ही लिख डाली थी। सरदार पटेल भी विभाजन नहीं चाहते, लेकिन जिन स्थितियों में विभाजन पे उन्होंने दस्तखत किया, अगले दिन आकर संविधान सभा में उन्होंने कहा, संसद में कहा कि अगर मैंने तो छाती पर पत्थर रख करके हस्ताक्षर किया है और अगर हस्ताक्षर नहीं किया जाता विभाजन पे तो हो सकता है 2-4 महीने बाद ये 2 खंड नहीं कई खंडों में भारत हो जाता। ये स्थितियां चल तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल दोनों लोग क्या चाहते थे विभाजन, कि पहले विभाजन ना हो, और यदि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन होता है तो पूरी तरीके से आबादी की अदला बदली हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे, सरदार पटेल भी चाहते, लेकिन नहीं हुआ। और न होने के बाद में संविधान में अनुच्छेद 292, 294 बदला गया। उस समय जो अनुच्छेद 292 और 94 आया था वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के रिजर्वेशन का मामला था, जिसके समर्थक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी थे और सरदार पटेल भी थे, लेकिन पास नहीं हो पाया उन लोगों के चाहने पर भी, तो बदला गया। मित्रों, इसके अलावा एक आरोप उन पे और लगता है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को विरोधी थे। अब मैं आता हूं उस पे, एक फिल्म दिखाई जाती है जय सरदार में भी ये आता है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि सरदार पटेल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर मिलने जाते हैं। स्थितियां क्या थी? गाडगिल गए और गाडगिल ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि सरदार पटेल तो ये जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है इसके विरोधी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा सामान्य आदमी, उन्होंने संविधान सभा में आना बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए नहीं आए, ये बात सरदार पटेल को पता चली तो गए, और गए बात ज्यादा नहीं हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा पहले से लिख रखा था, उनकी ओर बढ़ा दिया, और जैसे इस्तीफा बढ़ाया सरदार पटेल ने ये देखा कि त्याग पत्र है, तो उन्होंने उसको पढ़ा नहीं, फाड़ करके और डस्टबिन में फेंक दिया। और उनके शब्द जानते हो क्या थे? उनके शब्द थे, मैं किसान का बेटा हूं, कौन सा पेड़ कितना फल देगा मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और इस्तीफा स्वीकार नहीं। आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के विरोधी थे, मैं उनको ले चलना चाहता हूं। सरदार पटेल का एक पत्र है 6 मई 1948 का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम। जब अप्रैल में, शायद 25 अप्रैल 1948 को इसी लखनऊ में आपके एक सभा थी, बड़ी सभा, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे। उन्होंने बोला, और बोलने में कई लोग उसका उदाहरण देते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जूते के फीते खोलेंगे, क्या कहा जाता। उसमें उन्होंने नेहरू के प्रति भी, जगजीवन राम के प्रति भी टिप्पणी की थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और पंत जी तो बाकायदा मंच पर थे। जब ये टिप्पणी आई कि आप एक हो जाओ, राजनीतिक रूप से रोटी बेटी का संबंध न करो,
आज तो खैर रोटी बेटी के संबंध तक की बात आ गई, लेकिन उस समय रोटी बेटी ने उन्होंने कहा आप एक हो जाओ, तो मैंने जो अधिकार दिया है वोट का संविधान में, उसके बदौलत आप सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। मित्रों, इसी से गोविंद बल्लभ नाराज हो गए। उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा, सरदार पटेल को पत्र लिखा, और नेहरू जी ने नाराजगी में जवाब दिया, और उस जवाब की कॉपी सरदार पटेल को भेजते हुए अलग से लिखा कि एक नई मुसीबत आ गई है डॉक्टर अंबेडकर के बयान की, और ऐसा बयान देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर हमारे मंत्रिमंडल में कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल मन बना लिया कि उनको हटाया जाना चाहिए। मित्रों, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो 6 मई को सरदार पटेल ने पत्र लिखा है, वो पत्र तो बड़ा है, मैं 2 बातें केवल बताना चाहता हूं। उसमें उन्होंने लिखा कि हम में से कोई नहीं चाहता कि आप मंत्रिमंडल छोड़ें, और कांग्रेस में मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। अंतिम व्यक्ति माने कि सब लोग नहीं चाहेंगे तब भी, अकेला रह जाऊंगा तब भी चाहूंगा कि आप कांग्रेस में रहें। अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो ये चाहो कि आप कांग्रेस के मंत्रिमंडल से अलग हो जाएं। मित्रों, इसके अलावा एक बात उन्होंने और कही उसी में, प्रशासनिक सेवाओं में परिगणित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, परिगणित जातियों की संख्या बढ़ाने का अवसर आपको यही है, इसलिए आपको ऐसा करके समाज में एक सुखद संदेश देना चाहिए। उसका ये निचोड़ था। आप बताइए, अगर उस संविधान में आरक्षण के विरोधी थे तो ये प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ाने की बात कहां से आ गई। इसको गार्डियन ने दूसरे ढंग से पेश किया और उसको लोगों ने विरोधी बना करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने रखा। आप जानते हैं कि कांग्रेस में अगर गांधी से विरोध था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जो परिस्थितियां थी कांग्रेस में, अगर गांधी नहीं चाहते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग कोई नहीं कर पाता, और गांधी को तैयार करने का एक ही व्यक्ति की हिम्मत थी, वो थे सरदार पटेल। क्योंकि एक बड़ा दबाव था 29 जुलाई 1946 को 12 वोट, लोग कहते हैं कि 2 वोट नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिले था। वो विषय नहीं कि उस पर चर्चा करूं, नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिले था। मित्रों, उन स्थितियों में गांधी पर उनका दबाव था, तो वो दबाव काम कर रहा था, उसकी वजह से गांधी को भी सहमत किया और गांधी भी इस पक्ष में बोले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, संविधान बनाया, कानून मंत्री बने। नियोजन का विभाग देने के लिए नेहरू ने कहा था। जब कानून मंत्री बनाए गए तो भी सरदार पटेल से बाबा साहब ने कहा कि यहाँ मेरे लिए कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत काम है, और जब तक मैं जिंदा हूं, जहां समस्या है उससे आप बताइए, मैं आपके सहयोगी के रूप में खड़ा हुआ हूं। ये सब लिखित में दस्तावेज है। बहुत सारी बातें हैं, बातें तो तफसील से बड़ी देर तक करने की है, सब्जेक्ट इतना बड़ा है। जय बदलाव, तय बदलाव, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय भारत।